नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर। इस समय हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और बीच में 1-2 छुट्टियां भी पड़ी। इसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे हमें बढ़ना है। हम लोग लास्ट क्लास में बिहार की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसके बाद आज सबसे पहले आपको थोड़ा-सा मुझे ये बताना पड़ेगा कि हम लोग अ रामगंगा, गोमती, घाघरा इन सब नदियों के बारे में अभी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और साथ में चंबल आदि नदियों के बारे में भी हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो थोड़ा-सा मुझे आपको बताना पड़ेगा। एक बार ज़रूर आप बताइए, ठीक है ना? क्योंकि एक लंबा समय हो गया है। तो एक बार मुझे बता दीजिएगा कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल इन सब नदियों के बारे में अभी हमने डिटेल में बात किया है कि नहीं किया है? तो अगर नहीं किया होगा तो हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना? चलिए सबका स्वागत है, सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप बता दीजिए, आप सभी लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, कि क्या हम लोग रामगंगा, गोमती, घाघरा इन सब नदियों के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है ना? और इस तरह से साथ के साथ चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब नदियां अभी हमने किया है कि नहीं किया है? ठीक है, एक बार मुझे आप लोग मैसेज करके बता दीजिए, ठीक है? और उसके बाद इतना करने के बाद फिर मतलब और एक चीज और आपको बताना है कि हमने दामोदर नदी के बारे में भी आपको पढ़ाया था कि नहीं? दामोदर नदी के बारे में अभी हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ठीक है, इतना आपको बताना है आज, क्योंकि मैं ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने अभी आपको ये बताया था कि गंगा, उसकी सहायक नदियां और बिहार से संबंधित कुछ नदियां, इसको हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना? और इसमें अब हम लोग गंगा की जो अन्य सहायक नदियां हैं उसकी बात करेंगे। अन्य सहायक नदियां जिसमें दामोदर नदी की हम बात करेंगे, चंबल नदी की बात होगी, यमुना की बात होगी, उसके बाद गोमती, घाघरा इन सब नदियों की बात हो जाएगी। एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, अभी आप लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं मुझे, मैं देख रहा हूं कि क्योंकि लाइव तो कई सारे लोग हैं लेकिन मैसेज शायद हो सकता है आपको भी ना याद आ रहा हो क्योंकि काफी समय हो गया था। तो एक बार जरूर बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी ये नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, समझ गया मैं। अभी ये नहीं हुआ है। चलिए, तो जब नहीं हुआ है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रामगंगा, एक बार फिर से गंगा नदी के तंत्र को देखिए। हमने एक स्लाइड लगाया हुआ है, गंगा नदी तंत्र को देखिए, ठीक है। यहां पर देखिए, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, झारखंड की सीमा और उसके बाद पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में इस तरह प्रवाहित होती है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां थी, गंगा नदी की सहायक नदियां जिसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा, ये सब प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। जब हम राइट साइड से दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियों को देखते हैं तो आप देखिएगा कि यहां पर चंबल है, ये मुख्य नदी चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन नदी है और साथ के साथ हुगली से मिलने वाली दामोदर नदी है। ये दाहिनी ओर से मिलती है, ठीक है ना? तो अब इस तरह से हम लोग रामगंगा, गोमती आदि नदियों की बात आज हम लोग करेंगे। ओके, चलिए, तो शुरू करते हैं रामगंगा नदी से। आपको सबसे पहले, चूंकि आप लोग का एक कहना था लास्ट क्लास में, मैसेज भी बहुत सारे लोगों के आए थे कि नहीं लिख कर ही पढ़ाइए। चलिए, लिख के पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी के लिए ध्यान रखिए कि ये गंगा की एक सहायक नदी है, लेकिन गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाईं ओर की सहायक नदी है गंगा। जो रामगंगा है, ये गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है। कहां से निकलती है? सबसे पहले इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है या स्रोत क्या है? स्रोत है, जगह का नाम है दुधा टोली। दुधा टोली, दुधा टोली कहां पर है? ये है उत्तराखंड में। दुधा टोली कहां है? तो उत्तराखंड में है दुधा टोली, ठीक है।
अब ये दुधाटोली कहाँ है? तो गढ़वाल हिमालय में है, गढ़वाल हिमालय में। तो इस तरह से गढ़वाल हिमालय में दुधाटोली से निकलती है रामगंगा नदी। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। यह गंगा की यह गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। तो गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। रामगंगा जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो रामगंगा है जो कि गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। दुधवा टोली जो है ये मध्य हिमालय में पड़ता है, जो है ना लिखा है ना गढ़वाल हिमालय, तो वास्तव में ये मध्य हिमालय का भाग है जहां से ये निकलती है, मध्य हिमालय वाले भागों से निकलती है, मध्य हिमालय से निकलती है। चलिए, तो अब इसके बाद इस पर परियोजना कौन सी है? परियोजना रामगंगा परियोजना, इसका नाम है कालागढ़ परियोजना, कालागढ़ परियोजना, ठीक है। कालागढ़ परियोजना, कालागढ़ परियोजना कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। कालागढ़ परियोजना उत्तराखंड में है। और याद रखेंगे कि ये नदी कन्नौज के निकट आके गंगा में मिलती है। यह कन्नौज में गंगा नदी में मिलती है, कन्नौज में गंगा में मिलती है। तो अब हमने यहां पर रामगंगा नदी के बारे में समझा। रामगंगा रिवर, रामगंगा नदी जो कि दुधाटोली से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास आके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। ओके, बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे हैं, तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। बीच में जब क्लास बंद हुई थी उस समय तबीयत मेरी खराब हो गई थी, मौसम परिवर्तन का असर था, लेकिन रेस्ट नहीं मिल पा रहा था ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, इसलिए मुझे आराम नहीं मिल पा रहा था। बट हमने 2-3 दिन की छुट्टी लिया, रेस्ट मिला, आराम भी मिला, सब ओके है, अब सब कुछ ओके है, ठीक है। बीच में फिर 1-2 छुट्टी भी हुई थी, संस्थान में हमारा बंद था, तो इस वजह से आज हम कई दिनों के बाद आपके बीच में लाइव हो पाए हैं। तो हमने अभी आपको समझाया रामगंगा, देखिएगा ये रामगंगा नदी कन्नौज में आके मिल जाती है। अब रामगंगा के आगे जब हम आते हैं तो यहां पर तो गोमती नदी को दिखाया गया है, गोमती नदी, लेकिन गोमती नदी से पहले एक नदी और है, गोमती, रामगंगा, गोमती। अब ये जो गोमती नदी है, चलिए गोमती की पहले बात कर लेते हैं, तब हम आगे बात करेंगे। तो गोमती नदी, देखिए गोमती नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले में एक झील है, फुलहर झील बोलते हैं, उस फुलहर लेक से, फुलहर झील से निकलती है, और फुलहर झील से निकलती है ये गोमती नदी, और जाकर के ये मिल जाती है किससे? गाजीपुर जिले में कैथी जगह है, गाजीपुर में कैथी जगह है। तो गाजीपुर में जो कैथी जगह है, कैथी में आकर के, यहां पर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में कैथी नामक स्थान पर आके मिलती है किससे? गंगा नदी से मिल जाती है। नदी का नाम क्या है? गोमती नदी है, ठीक है। तो गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है, कैथी नामक स्थान पे आके मिलती है, लखनऊ इसके किनारे है, ठीक है ना, लखनऊ इसके किनारे है। अब इसके बाद इसके आगे जब बढ़ते हैं तो इसके आगे अब उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड और नेपाल, ध्यान देना, इधर नेपाल है, इधर उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के पास से एक नदी मिलती है, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर, उसका नाम है काली नदी, काली। अब वो जो काली नदी है, काली नदी आगे आके उसको शारदा नदी के नाम से जानते हैं, काली या शारदा। इसी पर टनकपुर परियोजना है, उत्तराखंड में टनकपुर परियोजना काली या शारदा नदी पर है। काली या शारदा नदी जो है ये घाघरा की सहायक नदी है, काली या शारदा नदी जो है ये घाघरा से मिलने वाली नदी है, आगे आके नदी घाघरा में मिल जाती है।
और फिर घाघरा जो है, आपको पता है कि घाघरा मापचा चुंगू ग्लेशियर से निकलती है और आकर के मतलब नेपाल के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करती है और सारण में छपरा के पास आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। सारण में छपरा के पास आके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग घाघरा वगैरह के बारे में तो बात किए हुए हैं, लेकिन रामगंगा गोमती इसके बारे में हमने बात अभी तक नहीं किया था, इसकी बात हम अभी कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग गोमती, रामगंगा की बात हो गई, गोमती और काली नदी की बात करते हैं। अब इसके बाद अगली नदी है, नेक्स्ट अगली रिवर काली नदी। चलिए काली ही पहले लिख देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। काली नदी, इसी को शारदा नदी के भी नाम से जानते हैं। शारदा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। काली कहिए या शारदा कहिए। उत्तराखंड में तो इसको काली कहते हैं, उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तराखंड नेपाल की सीमा के पास इसको काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इसी को शारदा नदी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इसे आगे शारदा नदी के नाम से जानते हैं। इसका स्रोत क्या है? स्रोत ये मध्य हिमालय से निकलती है, मध्य हिमालय से निकलती है। ध्यान रखेंगे कि यह मतलब काली नदी, यह नदी जिसे हम काली नदी के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड उत्तराखंड व नेपाल की सीमा बनाती है। उत्तराखंड व नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। उत्तराखंड व नेपाल की सीमा बनाती है। अब इसके बाद याद रखिए, इसे ही उत्तर प्रदेश में शारदा कहते हैं। इसे उत्तर प्रदेश में शारदा कहते हैं। काली नदी को ही उत्तर प्रदेश में शारदा कहते हैं, यूपी में इसको शारदा कहते हैं। इसके बाद याद रखिए, इस पर एक परियोजना भी है, काफी फेमस परियोजना है। परियोजना का नाम है टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में। टनकपुर परियोजना कहां पर है? उत्तराखंड में है। टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में है। किस पर है? काली या शारदा नदी पर है। काली या शारदा नदी पर है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा, यह घाघरा की सहायक नदी है। यह घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा नदी को अब उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी जो है ना, उसको उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हमने यहां तक बताया। अब काली, शारदा, फिर अब इसके बाद चूंकि ये घाघरा की सहायक नदी, तो फिर घाघरा के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। घाघरा नदी मुझे ऐसा लगता है कि हमने बताया था आपको कि मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है और सारण में आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। जब हम बिहार की नदियों की बात करें तो उस समय उसको हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। तो अब हम लोग काली शारदा की बात कर लिए। गोमती नदी की बात हम लोग कर रहे हैं। गोमती नदी, गोमती नदी के बारे में तो अभी बात नहीं किए थे ना हम लोग, एक बार बताइएगा। गोमती नदी की बात तो नहीं हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख ही देता हूं। गोमती नदी के बारे में भी 2 लाइन है, ज्यादा नहीं है। गोमती नदी, गोमती नदी, गोमती नदी के लिए याद रखिएगा, स्रोत पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील कहां पर है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील है, ठीक है ना। आप अगर देखेंगे उसकी स्थिति, तो आपको इस तरह से, जैसे ये शिवालिक है और शिवालिक के बाद आपको एक मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है। शिवालिक जो है, शिवालिक के दक्षिण में आपको मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है। शिवालिक के दक्षिण में पूरा का पूरा एक मैदानी क्षेत्र है जिसको हम भाभर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये भाभर नाम से जानते हैं। और भाभर के बाद जो मैदान का क्षेत्र आता है भाभर के दक्षिण में, इसको हम तराई कहते हैं। भाभर के बाद भाभर के दक्षिण में है तराई का क्षेत्र, ठीक है। इस तरह से तराई क्षेत्र है।
तो अब जैसा कि हमें पता है कि जो नदियां निकलती हैं वो भाभर प्रदेश में समुद्र सॉरी सतह के नीचे चली जाती हैं और फिर वही तराई से निकल के बाहर आती हैं। तो अब कई बार क्या होता है कि जब तराई से नदियां निकलती हैं ना, तो इसी तराई से ही जहां से वो निकल रही हैं वहीं से उनका स्रोत मान लिया जाता है, क्योंकि इस बात को समझना अब कठिन होगा कि पहाड़ में ये नदी कहां से निकलती है, क्योंकि बीच में तो गायब हो गई है, बीच में तो जमीन के नीचे चली गई है। तो जहां से वो निकल रही है वहीं से स्रोत मान लिया जाता है। जैसे गोमती नदी, अब यहां पर आप देखिएगा ये शिवालिक है, शिवालिक मतलब हिमालय से निकल रही होगी, शिवालिक है। और शिवालिक के बाद ये भाभर प्रदेश है, भाभर, भाभर के बाद यहां पर है तराई प्रदेश, तराई। अब तराई में ही ये फुलहर नाम की झील से निकलती है। इस तरह से है फुलहर लेक। अब ये फुलहर झील से निकलती है, फुलहर झील जहां से निकलती है इसका नाम है गोमती नदी। फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, ठीक है। तो फुलहर झील पीलीभीत जिले में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके किनारे शहर कौन सा है? तो इसके किनारे है लखनऊ। इसके किनारे शहर कौन सा है? तो लखनऊ है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। इसके बाद, इसके बाद याद रखिएगा यह उत्तर प्रदेश के कैथी में, उत्तर प्रदेश में जगह है कैथी, कैथी में गंगा नदी से मिलती है। कैथी में गंगा नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश के कैथी में ये गंगा नदी से जुड़ जाती है या मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के कैथी में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस तरह से हमने गोमती नदी को डिस्कस किया, ठीक है। गोमती नदी की बात है, ज्यादा इसमें फैक्ट नहीं है, बस इतना ही काम का है। रामगंगा, इधर गोमती है, फिर घाघरा वगैरह, घाघरा वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है, तो घाघरा आज हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। घाघरा इसको बात हम नहीं करेंगे। अब इसके बाद आगे रामगंगा, गोमती, घाघरा इसको हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे यहां पर चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन नदी के बारे में बात हो चुका है, और दामोदर नदी, ठीक है ना। तो अब इस तरह से ध्यान रखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। अब इसकी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम चंबल नदी से शुरुआत करते हैं। अब इसमें आगे हम चंबल नदी से शुरुआत करते हैं। इस तरह से ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी है। चंबल नदी कहां से निकलती है, गौर करना। ये पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये एमपी का रीजन है, मध्य प्रदेश है। इधर गुजरात है, ये राजस्थान है, ठीक है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। यहां एमपी में, मध्य प्रदेश में इस तरह विंध्यन पहाड़ियां हैं, इस तरह विंध्यन पहाड़ियां हैं, विंध्यन क्षेत्र है एमपी में, ठीक है। अब यहीं पर एक जगह है और इस जगह का नाम है महू। महू नाम का स्थान है। इसी महू नामक स्थान से निकलती है, इसी महू नामक स्थान से निकलती है चंबल। महू जो जगह है, यहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाओ की पहाड़ी। महू स्थान का नाम है और पहाड़ी का नाम क्या है, तो पहाड़ी का नाम है जनापाओ। तो महू के निकट जनापाओ नाम की पहाड़ी है। इसी जनापाओ पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। पहले किस राज्य में बह रही है, तो आप गौर करिएगा, सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में बह रही है। मध्य प्रदेश के बाद यहां पर अब देखिए राजस्थान राज्य है। आगे जब ये बढ़ती है तो आप देखिए यहां पर फिर से एमपी का भाग है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जनापाव पहाड़ी महू से निकल करके एमपी, राजस्थान, राजस्थान एमपी का बॉर्डर बनाते हुए फिर उत्तर प्रदेश में गई और उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना नदी से मिल जाती है। जब हम चंबल की सहायक नदियों की बात करते हैं तो चंबल की सहायक नदियों में एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है चंबल की सहायक नदियों में, उसका नाम है बनास नदी। चंबल की सहायक नदियों में एक है बनास। चंबल की सहायक नदियों में एक नदी है बनास। बनास के बाद एक है छिपरा, एक है छिपरा, दूसरी है काली सिंध, काली सिंध, छिपरा। तो काली सिंध,
क्षिप्रा, और एक नदी है जिसका नाम है पार्वती। एक नदी है जिसका नाम है पार्वती। आप देख सकते हैं कि चंबल की जो सहायक नदियां हैं, तो उन सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां आ रही हैं। तो हमने पहले देखा बनास नाम की एक नदी है, राजस्थान से आ रही है। यही बगल से एक नदी है काली सिंध नाम की, जाके मिलती है। दूसरी पार्वती नाम की नदी है, चंबल में मिलती है। यहीं पर एक क्षिप्रा नाम की नदी भी है, जो कि यहां बताया तो नहीं गया है डायग्राम में, लेकिन उसको हम नोटिंग में ले लेंगे। क्षिप्रा नाम की नदी, क्षिप्रा भी इसी की सहायक नदी है, क्षिप्रा भी इसी की सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए इस पे। अब इसको नोट कर लिया जाए, इसके बारे में नोट कर लेते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी कहां से निकलती है और कहां पर मिलती है, एक एक करके बात करेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया था हमने कि चंबल नदी का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो है जनापाव नाम की पहाड़ी, जनापाव हिल, जनापाव नाम की पहाड़ी। जनापाव नाम की पहाड़ी है कहां पर, तो ये है महू नाम के स्थान पर। महू, मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, तो महू के पास जनापाव पहाड़ी से ये निकलती है। जब इसके राज्य की बात करेंगे, किस किस राज्य में प्रवाह है, तो आपको अभी बताया था कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद इसका प्रवेश हो जाता है राजस्थान राज्य में। एमपी के बाद राजस्थान में इसका प्रवेश हो गया, और राजस्थान के बाद इसका प्रवेश हो जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है, मतलब ये ऐसी नदी है एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती है। पूछा जाता है कि कौन सी नदी किसकी सीमा बनाती है, तो एमपी राजस्थान की सीमा बनाती है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाती है। जब इसकी सहायक नदियों की बात होती है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो अभी मैंने सहायक नदियों को आपको मैप के ऊपर दिखाया था, एक बार फिर से देखिए आप। जैसे कि बताया कि पार्वती है, पार्वती है, इसके अलावा चंबल की सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, बनास, ये मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है। एक नीलम नाम से मैसेज आ रहा है कई बार कि हम यूपी से हैं सर, आशीर्वाद दें प्लीज। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। ठीक है, आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, इसकी कामना है हमें। कई बार मैसेज आ रहा था कि पहली बार मैसेज कर रही हूं, आप मैसेज पढ़ के उत्तर दे दीजिए। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग यहां तक समझ गए क्या बनास नदी इसकी सहायक है, काली सिंध, पार्वती, और एक नदी और है क्षिप्रा, जो यहां पे मिलती, इस जगह पे ऐसे क्षिप्रा नदी मिलती है। इसको यहां बनाया नहीं गया है, लेकिन मैं लिखने में इसको नोट कर देता हूं। तो चलिए सहायक नदियों की बात करेंगे। सहायक नदियों में बनास राजस्थान से निकलती है, बनास, पार्वती, काली सिंध, बनास, पार्वती, काली सिंध, और उसके बाद है क्षिप्रा। बनास, पार्वती, काली सिंध और क्षिप्रा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब यहां क्षिप्रा नदी पर हमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा। क्षिप्रा नदी को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्षिप्रा नदी के किनारे एक शहर है, बहुत प्रसिद्ध शहर है। इसके किनारे एक शहर है, एक नगर है, उस नगर का नाम है उज्जैन। उज्जैन इसी के किनारे है, जहां पर महाकाल मंदिर है, जहां पर कुंभ भी लगता है। सिंहस्थ कुंभ जो है वो कहां लगता है, उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो क्षिप्रा नदी पर गौर करिएगा। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है, यहीं पर एक कुंभ का मेला भी लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे, और महाकालेश्वर मंदिर भी यहीं पर है। आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद सहायक नदियों के बाद अब हम बात करेंगे चंबल की परियोजनाओं की। इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। चंबल की परियोजनाएं, चलिए गौर करते हैं थोड़ा। चंबल नदी की परियोजनाओं की बात करेंगे। चंबल नदी की परियोजनाएं, ध्यान दीजिए यहां पे, देखिएगा। चंबल नदी इस तरह से जब आगे बढ़ती है, तो यहां पर मध्य प्रदेश की सीमा है, इधर राजस्थान है।
तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है, इस जगह पर एक जल विद्युत परियोजना, एक परियोजना बनाई गई है, इसका नाम है गांधी सागर परियोजना। मध्य प्रदेश में गांधी सागर, ठीक है ना। सर चंबल नदी, सोन नदी और दामोदर नदी हो चुका है, ऐसा बता रहे हैं आप लोग। ओके, हो सकता है क्योंकि थोड़ा लंबा समय हो गया ना, और कई बार क्या होता है कि इसी तरह के टॉपिक अलग अलग क्लासेज में चलते रहते तो कंफ्यूजन हो जाता है। आपका मैसेज आ रहा है आप लोगों का कि ये हो चुका है, कोई बात नहीं, एक इसी को कंप्लीट कर देता हूं, बाकी दामोदर वगैरह जब हो चुका है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा उसके बाद। अब इसके बाद गौर करिएगा, चंबल यहां पर गांधी सागर, इसके बाद जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर कहां है पे, राजस्थान में है, और गांधी सागर कहां है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये परियोजनाएं हैं इस नदी के ऊपर। इसके अलावा ध्यान रखिए, जब ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ते हुए यहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास का जो ये क्षेत्र है, यहां पर यह नदी, इस नदी की घाटी में अवनलिका अपर्दन हुआ है। अवनलिका अपर्दन, जब बरसात होती है तो आप देखते हो कि बारिश की पानी की वजह से पतली पतली मिट्टी में नालियां बन जाती है, हम लोग के घरों के आसपास भी बनती है ऐसा। जब भी बारिश का मौसम अब आएगा, आप देखिएगा, आप जहां भी होंगे आपको आसपास दिखाई देगा कि मिट्टी में पतली पतली सकरी ऐसे नालियां बन जाती हैं। यही नालियां जब बहुत बड़े स्तर पे बनती है तो उसको हम अवनलिका अपर्दन के नाम से जानते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। और अवनलिका अपर्दन की वजह से, अवनलिका अपर्दन के कारण ही, अवनलिका अपर्दन के कारण ही रेवाइंस का निर्माण होता है, रेवाइंस बनती है, मतलब उत्खात भूमि का निर्माण होता है, बीहड़ भूमि जिसको बोलते हैं। तो यहां पर चंबल घाटी जो है, ये बीहड़ भूमि के लिए जानी जाती है, उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। चंबल घाटी किसके लिए जानी जाती है, तो बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है। तो परियोजनाओं की जो बात को हो रही थी, इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं परियोजनाएं में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो इन परियोजनाओं में गौर करिएगा, एक है मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद गांधी सागर परियोजना के बाद अगला जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना ये कहां पर है, राजस्थान में, राजस्थान में है। इसके बाद अगला नेक्स्ट जो है गांधी सागर, जवाहर सागर, और इसके बाद आप नोट करिएगा अगली परियोजना, इसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर जो है ये भी राजस्थान में है, ये भी राजस्थान की परियोजना है। थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, याद करने वाली बात है। जवाहर सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर राजस्थान। गांधी सागर, गांधी जी अक्सर लोगों के बीच में रहते थे, मध्य में ही रहते थे, इस तरह से आप लिंक कर लीजिएगा। और राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप तो महाराणा प्रताप कहां के थे, राजस्थान के थे। और जवाहर लाल नेहरू भी हमारे प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री जी, तो ये भी एक राजशाही परिवार से ही थे। तो इस तरह से आप लिंक करके याद कर लीजिएगा कि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। इसके बारे में एक और विशेष बात याद रखेंगे हम लोग कि इसकी घाटी में, चंबल नदी की जो घाटी है, इसकी घाटी में रेवाइंस, बीहड़ भूमि, जिसे उत्खात भूमि भी कहा जाता है, बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि या रेवाइंस, रेवाइंस पाई जाती है। इसके क्षेत्र में रेवाइंस पाई जाती है, बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि पाई जाती है। रेवाइंस, बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि इसकी घाटी में पाई जाती है, ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं कि यह इटावा के निकट, इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। चलिए,
तो आप लोग जैसा कि बता रहे थे कि ये वाला टॉपिक जो था वो हो चुका था। यही तो मैं शुरू से आप लोगों से पूछ रहा था कि आप लोग बताइए कि क्या हुआ है, क्या बचा है। कोई बात नहीं, चंबल नदी यहां पर रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। अब चंबल नदी के आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी के आगे बढ़ते हैं और गौर करेंगे यहां पर। यमुना की सहायक नदियों में एक नदी आती है जिसका नाम है सिंध नदी। हमने यमुना की सहायक में लिखा हुआ है। अब इसके बाद ध्यान रखिए, एक बेतवा नदी है, एक केन नदी है। बेतवा और केन, बेतवा और केन नदियां निकलती हैं विंध्यन पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, विंध्यन पहाड़ी, बेतवा और केन नदियां निकलती हैं। हमारे भारत में सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना की जो संकल्पना लाई गई थी, वो केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए ही मंजूरी दी गई है। तो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले केन बेतवा नदियों को लिंक करने का की मंजूरी दी गई थी। केन और बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में बहती है। यहां पर बेतवा नदी के लिए याद रखेंगे, इस पर एक परियोजना है, एक परियोजना है जिसका नाम है राजघाट परियोजना, और एक है माता टीला बांध। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश में है और माता टीला जो है वो उत्तर प्रदेश में है। किस पर? बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी पर दो प्रमुख परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला डैम। माता टीला उत्तर प्रदेश में है, राजघाट परियोजना एमपी में है। तो इसको नोट करेंगे। और किन नदी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, जाके यमुना से मिल जाती है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब यहां पर एक और विशेष बात, यहां यमुना, चूंकि ये यमुना की नदियां है ना, यमुना से मिलने वाली है केन बेतवा, और जो सोन नदी है गंगा से मिलने वाली है। अब गंगा से मिलने वाली सोन और यमुना से मिलने वाली केन बेतवा, इनके बीच में यहां पर एक पर्वत है, इसका नाम है कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी, कैमूर हिल या कैमूर श्रेणी, बिहार तक चला आएगा। अब ये जो कैमूर श्रेणी है, ये यमुना नदी घाटी और सोन नदी घाटी के बीच में जल विभाजक का काम करता है। पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि जल विभाजक क्या होता है। जल विभाजक वो उच्च क्षेत्र होता है, वह उच्च भूमि होती है जहां से नदियों का प्रवाह दो भिन्न दिशाओं में होता है। नदियां दो भिन्न या अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, उसे हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि यमुना नदी घाटी और सोन नदी घाटी के बीच में जो कैमूर श्रेणी है, ये जल विभाजक का काम करती है, जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, तो अब हम बेतवा और केन नदी की बात करेंगे। सिंध के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना है कि सिंध किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो अब हम बात करेंगे बेतवा और केन नदी के बारे में। अगली हेडिंग करेंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी, बेतवा नदी के लिए याद रखिएगा, इसका स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है बेतवा नदी का विंध्यन से, विंध्यन पर्वत से निकलती, विंध्यन श्रेणी से यह नदी निकलती है। अगर हम राज्य की बात करें कि किस राज्य में ये प्रवाहित होती है, तो हम देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश में बहती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। एमपी और उत्तर प्रदेश में जाके बहती है। और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, परियोजना का नाम लिखेंगे यहां पर। इन सब नदियों पे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, सीमित बातें लिखनी है। परियोजना, दो मुख्य परियोजनाएं यहां पर है। एक है राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना। तो राजघाट परियोजना कहां पर है? तो ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और दूसरी परियोजना है जिसका नाम है माता टीला, माता टीला बांध। तो माता टीला परियोजना कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। माता टीला परियोजना कहां पर है? ये यूपी में है। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में, राजघाट परियोजना एमपी में है और माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गौर करिएगा, राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश में, माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह से ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है ना, हम लोग बस इतना नोट कर लेंगे कि यह यमुना की, पहले हमने लिखा हुआ है वैसे, यह यमुना की सहायक नदी है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इन सब नदियों पे, उतना प्रश्न हमसे नहीं बनेगा।
जब प्रश्न की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब इसके बाद यहीं पर नोट करेंगे केन नदी। केन नदी, जो केन नदी है इसके बारे में पॉइंट्स। केन नदी, इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है? तो सोर्स या स्रोत है इसका भी विंध्यन श्रेणी। यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना की ट्रिब्यूटरी, यमुना की सहायक नदी है। गौर करना यहां पे, सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा नदियों को जोड़ने हेतु मंजूरी मिली। ठीक है ना? सर्वप्रथम ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किस नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी मिली थी, तो इसको मिली थी केन बेतवा नदी को। ठीक है, केन बेतवा नदी को। चलिए आगे बढ़ा जाए, हम लोग यहां तक पढ़ लिए केन और बेतवा नदी। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग अब तक दामोदर नदी हम लोग कर चुके हैं, तो दामोदर नदी जब हो चुका है तो उस पर अब हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। दामोदर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग ने बताया कि दामोदर हम कर चुके हैं। ठीक है ना? चलिए बात को रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा डिटेल में लिखवाऊंगा नहीं, बस मैं मैप के ऊपर दामोदर नदी के बारे में बता देता हूं थोड़ा। दामोदर नदी के ऊपर ये सब इतना हमने हुआ। एक चीज और इसमें नोट करेंगे हम लोग, एक चीज हम इसमें और ऐड करेंगे। कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, यमुना नदी घाटी एवं यमुना नदी घाटी एवं सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी के मध्य, यमुना नदी घाटी तथा सोन नदी घाटी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है। कौन सी श्रेणी? कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। एमपी यूपी बिहार, एमपी यूपी और बिहार में इसका पूरा विस्तार है, एमपी यूपी बिहार तक इसका विस्तार है। तो ये जो है कैमूर श्रेणी, ये जमुना नदी और सोन नदी घाटी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। मतलब कैमूर के पश्चिम की जो नदियां हैं वो जाकर के मिलेंगी, गौर करना थोड़ा सा, कैमूर के पश्चिम की जो नदियां हैं ये जाके मिलेंगी यमुना से, और कैमूर के पूरब की जो नदियां हैं वो सोन या गंगा से मिलेंगी, या तो सोन नदी से मिलेंगी नहीं तो गंगा नदी से मिलेंगी। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर इस पूरे क्षेत्र को डिस्कस कर लिया। लास्ट में मैं मैप के ऊपर बस आपको दामोदर नदी को बता देता हूं। दामोदर नदी वैसे आप लोग का मैसेज था कि हो चुका, मैं सिर्फ मैप के ऊपर बता देता हूं। एक डायग्राम हमने यहां पे पहले ही बना दिया था, तो इस डायग्राम पे मैं दामोदर नदी को बता देता हूं। देखिएगा, दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसका स्रोत की जब हम बात करते हैं तो कहां से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से।
छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अब इसका स्रोत क्या है? तो छोटा नागपुर पठार है, जहां से निकलती है दामोदर नदी। नाम है इसका दामोदर, दामोदर नदी। ठीक है। दामोदर नदी जो है एक भ्रंश घाटी में बहती है। जहां पे बहती है, जिस जगह पे प्रवाहित होती है, ये जगह क्या है? तो ये है एक भ्रंश घाटी। पूछा जाता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो याद रखिएगा दामोदर, नर्मदा, तापी, ये सब जो नदियां हैं ये भ्रंश घाटी के अंदर बहने वाली नदियां हैं। वैसे आप लोग बता रहे कि ये चीज हमने करा दिया था, बस मैं रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा, मैप पर बस लिखूंगा नहीं, बस मैप के ऊपर बता देता हूं। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर। राज्य की बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसको बंगाल का शोक पहले मानते थे, लेकिन अब शोक नहीं कहा जाता है। अब कहना उचित नहीं है बंगाल का शोक, क्योंकि पहले बाढ़ आती थी, अब नहीं बाढ़ आती है। वास्तव में हुआ क्या कि 1948 में 1948 1948 में 1948 में 1948 में भारत की जल विद्युत परियोजना, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना, बनाई गई। दामोदर घाटी परियोजना। अब ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, स्वतंत्र भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कई सारे बांधों का निर्माण किया गया। जैसे कोनार जो नदी है, इस पर एक बांध है, कोनार डैम। कोनार बांध किस नदी पर है? कोनार नदी पर है। राज्य की बात करें, झारखंड में है। बराकर नदी है, बराकर, बराकर नदी है, तो इस पर बराकर एक है। यहां पर मैथन या मैथान बांध बोलते हैं, मैथन बांध बोलते हैं वैसे। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट है, मतलब झारखंड के में है। और यहां पर दामोदर पर एक है पंचेत। ठीक है। इसके अतिरिक्त बराकर पर एक और बांध है, जिसका नाम है तिलैया डैम। तिलैया, ठीक है ना। तो गौर करना कि दामोदर की सहायक नदियों में एक कोनार नदी है, एक जमुनिया है, एक बराकर है, मुख्य सहायक नदियां हैं। बोकारो भी एक है, तो बोकारो कोनार से मिल जाती है। तो यहां पर दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कई सारे बांध बनाए गए। कोनार बांध, तिलैया बांध, तिलैया डैम, ये सब झारखंड में है। ठीक है ना। तिलैया बांध, मैथान बांध और पंचेत बांध। इसमें गौर करना है कि कोनार तो कोनार नदी पर है, तिलैया और मैथान ये दोनों बराकर नदी के ऊपर है, और पंचेत जो है ये दामोदर नदी पर है। पंचेत किस पर है? दामोदर नदी पर। और यही पूरी नदी घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। इसकी वजह से अब इसमें बाढ़ की समस्या नहीं है, बाढ़ नहीं आती है इसमें। आगे आकर के ये मिल जाती है किससे? तो हुगली की ये सहायक नदी है। किससे मिलती है? तो ये हुगली से मिलने वाली नदी है, हुगली की सहायक नदी है, हुगली से मिल जाती है। दामोदर नदी के जब आप दक्षिण में आते हैं तो एक नदी और है जो हुगली से मिलती है, जिसका नाम है रूपनारायण। हुगली की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है रूपनारायण। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए थे, बस मैं मैप के ऊपर आपको बता दिया हूं। तो इसमें अब इतना हमने यहां पर तो नोट कर लिया जाए, नाम तो कम से कम लिख ही दे। ये है दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी। तो दामोदर नदी घाटी के बारे में हमने बात कर लिया। दामोदर नदी घाटी, गौर करिएगा। अब यहां पर आगे आकर के एक हुगली से और नदी मिलती है, जिसका नाम है रूपनारायण। ठीक है ना। क्रम में रूपनारायण भी आके मिलती है। अजय, दामोदर, रूपनारायण, इस तरह से हुगली से मिलने वाली नदियां हैं। अजय, दामोदर, रूपनारायण, ये किससे मिलती है? तो हुगली से मिलती है। इस तरह से हम लोगों ने जो देखा, ये हमारा गंगा नदी तंत्र जो है यहां पर कंप्लीट हो जाता है। गंगा नदी तंत्र जो है पूरा कंप्लीट हो गया। गंगा रिवर हमने पढ़ लिया। अब गंगा नदी तंत्र के बाद जो हिमालयी नदियों में जो दूसरा नदी तंत्र है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अब बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब अगली नदी का नाम रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। बराकर और ये दामोदर को लिख नहीं रहा क्योंकि हो चुका है ये, बस मैप के ऊपर बता दिया आपको। चलिए आगे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। हमने पहले डायग्राम बना दिया था, और
इसी डायग्राम पे पहले समझने का प्रयास किया जाएगा, तब हम लोग इसको नोट करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है, ये वास्तव में देखा जाए तो 3 देशों में फैली हुई। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वास्तव में 3 देशों में इसका विस्तार है, 3 देशों में फैलाव है। कौन कौन से देश है? वास्तव में ये निकलती है तिब्बत से, चाइना तिब्बत। उसके बाद भारत में इसका प्रवेश होता है, अरुणाचल में, असम घाटी में, और असम घाटी के बाद आगे आकर के यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ये बांग्लादेश है। तब बांग्लादेश में इसका प्रवेश हो जाता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में, भारत में, बांग्लादेश, 3 देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती है ये मानसरोवर के पास एक झील से, मानसरोवर के निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग नाम का ग्लेशियर है। तो चेमा युंगडुंग नाम के ग्लेशियर से इसका निकास होता है, जो कि तिब्बत में है, मानसरोवर के पूरब में है, तिब्बत में कैलाश क्षेत्र में है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अब इसी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकल रही है। जब ये नदी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तो इसको तिब्बत में इसको नाम देते हैं यारलुंग शांगपो। क्या नाम देते हैं? यारलुंग शांगपो। शांगपो भी कभी कभी लिखा मिलता है, शांगपो या यारलुंग शांगपो। शांगपो या यारलुंग शांगपो का मतलब क्या है? शांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाली। शांगपो का अर्थ क्या है? अर्थ है इसका शुद्ध करने वाली, ठीक है ना। तो अब ये शांगपो के नाम से तिब्बत में बहती है। इसके बाद आपको पता ही है कि यहां पर हिमालय का पूर्वी भाग है, पूर्वी हिमालय, और पूर्वी हिमालय में हिमालय का पूर्वी अक्ष संघीय मोड़ आता है। मतलब इस तरह से हिमालय है और यहीं से पहाड़ी मुड़ करके ऐसे दक्षिण की ओर प्रवेश करती है, जिसको पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से हम जानते हैं। ये जो पूर्वी अक्ष संघीय मोड़ है, इस पूर्वी अक्ष संघीय मोड़ के पास नदी में अब मोड़ आ जाता है, क्योंकि जैसा स्थल का ढाल होगा नदी वैसे ही बहेगी। मान लीजिए एक पर्वत यहां पर है, दूसरा पर्वत अब यहां से ऐसे शुरू होकर दक्षिण में जा रहा है, तो अब एक पर्वत इधर मिलेगा, एक पर्वत इधर। तो इस पर्वत की वजह से यहां पे जो पर्वत है, अब नदी को ढाल मिला यहां दक्षिण की ओर, तो यहां से घूम के दक्षिण और फिर पश्चिम में घूम जाती है नदी। तो इस तरह से पूर्वी अक्ष संघीय मोड़ के पास ये नदी मुड़ जाती है और मुड़ करके अब ये प्रवेश करती है कहां पर? अरुणाचल में। नामचा बरवा जो चोटी है, नामचा बरवा के उत्तर से घूमते हुए और मोड़ लेकर के घूम जाती है, पहुंच जाती है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अरुणाचल में जहां ये नदी प्रवेश करती है, उस जगह पर इसको नाम देते हैं दिहांग। इसका नाम रहता है दिहांग, ठीक है ना, दिहांग। दिहांग क्या है? गौर करिएगा, दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। तो मतलब सांगपो के नाम से इसको जानते हैं और इसी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। जहां से ये घुस रही है उस जगह पर एक गॉर्ज बना हुआ है, एक गॉर्ज है, और उसको कहते हैं दिहांग गॉर्ज। तो दिहांग गॉर्ज के पास से नदी प्रवेश करती है, दिहांग गॉर्ज से। आगे जब यही नदी आगे बढ़ती है ना, तो दिहांग को ही एक दूसरा नाम दे देते हैं, इसको सियांग नाम दे देते हैं। तो चाहे दिहांग कहिए चाहे सियांग कहिए, ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, दिहांग या सियांग। और इसके बाद जब ये नदी और आगे बढ़ी, तो अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके अब ये प्रवेश करती है असम घाटी में। असम घाटी में जब इसका प्रवेश होता है, तो इस नदी का नाम बदल के हो जाता है ब्रह्मपुत्र। मतलब पहले नाम था सांगपो, सांगपो के बाद इसका नाम दिहांग या सियांग पड़ा, और उसके बाद आगे इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र हो गया इसका नाम। अब ब्रह्मपुत्र के बाद ये अब बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, तो इसका नाम बदल के हो जाता है जमुना। और जहां ये पद्मा में जाके मिल जाती है, अर्थात गंगा जो पद्मा के नाम से जानी जा रही है, उसी पद्मा में जाके ये नदी मिल जाती है। तो ये तो इसके नाम की बात हो गई। भारत में ये प्रवेश करती है, वहां पर दिहांग नाम का एक गॉर्ज है, तो दिहांग गॉर्ज से ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में जब ये प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद ये बहती है असम घाटी में। एक गौर करने वाली बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज बता रहा हूं कि जो असम घाटी है, ये एक तरह की घाटी, एक विशेष घाटी का उदाहरण है, जिसको रैंप वैली के नाम से जाना जाता है। रैंप घाटी, आपने भ्रंश घाटी का नाम सुना होगा, भ्रंश घाटी से ही मिलता जुलता है रैंप वैली, रैंप घाटी।
रैंप वैली क्या होता है? रैंप वैली वो घाटी होती है जहां पर बीच की जमीन स्थिर रहे और अगल बगल पहाड़ियों में कुछ उत्थान हो जाता है, तो एक घाटी का निर्माण हो जाता है। बीच का भाग वैसे ही है जैसे का तैसे, जैसे मान लीजिए ऐसे बीच का भाग ऐसे ही है, लेकिन अगल बगल का जो क्षेत्र है, अगल बगल का जो क्षेत्र है वो ऐसे ऊपर उठ जाए। बीच की घाटी, बीच का जगह वैसे ही रहा, अगल बगल की भूमि ऐसे ऊपर उठ गई। इस कंडीशन में जो बीच की जो भूमि है या बीच का जो भूखंड है वो एक घाटी के रूप में विकसित हो जाता है। चूंकि वो दरार के सहारे बनता है, इसी वजह से उसको एक प्रकार की दरार घाटी कहते हैं और इसको रैंप वैली कहा जाता है। रैंप वैली कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब इस तरह से यहां पर ये रैंप वैली का एग्जाम्पल है, मतलब असम घाटी किसका उदाहरण है? रैंप वैली का, रैंप घाटी का उदाहरण है। अब इसके बाद अब गौर करिए इसकी सहायक नदियों पर। जब ये नदी प्रवाहित होती है तो कुछ इसमें दाहिनी ओर से मिलेंगी, कुछ बाईं ओर से मिलेंगी। दाहिनी ओर से अगर हम मिलने वाली नदियों की बात करते, एक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी। गौर करिएगा, सुबनसिरी नदी जो कि यहां पर पूर्वी हिमालय से निकल के अरुणाचल प्रदेश होके असम में मांजुली द्वीप है। इस नदी के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। इसी मांजुली द्वीप के पास आके सुबनसिरी नाम की नदी मिल जाती है। सुबनसिरी सिरी के आगे, थोड़ा और आगे जब नदी बढ़ती है तो एक भराली नाम की नदी आके मिलती है, और भराली के बाद एक और नदी जिसका नाम है मानस नदी। मानस आके इसमें मिल जाती है। मानस अभयारण्य से बहते हुए, मतलब भूटान की तरफ से ऐसे आते और मिल जाती है मानस नदी असम में। इसी में भूटान की ओर से आके एक नदी मिलती है संकोश। देखिए ये भूटान का क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र भूटान का है, इधर अरुणाचल प्रदेश है और ये असम है। थोड़ा आप गौर करोगे तो आपको यहां पर बाउंड्री लाइन भी दिखाई देगी, मैंने हल्के कलर से बाउंड्री लाइन बना रखा है यहां पर। तो इस तरह मानस, संकोश, और इसी में जब आगे बढ़ती है ये नदी तो देखिए यहां सिक्किम है, ये सिक्किम का क्षेत्र है। सिक्किम के क्षेत्र से यहां से दार्जिलिंग के पास से तिस्ता नदी आती है, और तिस्ता नदी जो है ये भी आकर के मिलती है किससे? जमुना से मिलती है, अर्थात ब्रह्मपुत्र से मिलती है। लेकिन तिस्ता नदी जो है ये आके मिलती है इसमें कहां पर? बांग्लादेश में आके मिलती है, ठीक है ना, बांग्लादेश में आके मिलती है। तो हमने क्या क्या बताया आपको? हमने बताया अभी आपको फिलहाल कि ब्रह्मपुत्र से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। सबसे पहली नदी जो है वो सुबनसिरी है, उसके बाद भराली है, ये दोनों अरुणाचल से आके मिलती हैं, उसके बाद मानस है, संकोश है, तिस्ता है। ये सारी नदियां दाहिनी ओर से आके मिलती हैं। और जब बाईं ओर की बात करते हैं, लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो कुछ नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, जैसे दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिहिंग नाम की एक नदी है, दिखोऊ नाम की एक नदी है, धनसिरी नाम की नदी है, कोपिली नाम की नदी है। तो ये सारी नदियां दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिखोऊ, धनसिरी, कोपिली, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी, दिखोऊ, धनसिरी, कोपिली, ये सब नदियां बाईं ओर से आके लेफ्ट साइड से मिलती हैं, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। एक आपको गौर करना पड़ेगा, इसकी एक विशेषता है यहां पर, मतलब ब्रह्मपुत्र घाटी की एक विशेषता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में जो उत्तर से नदियां मिलती हैं वो थोड़ी लंबवत मिलती है, ऐसे लंबवत आकार में आके मिलती हैं, और दक्षिण से जो मिलती हैं वो वृक्षाकार प्रतिरूप बना के मिलती हैं। अर्थात अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था शायद, और आज मैं नोट भी कर देता हूं इस बात को। जो गंगा नदी घाटी है, गंगा नदी घाटी, उस गंगा नदी घाटी में जो अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है उसको वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप देखने में लगता है जैसे कोई वृक्ष हो, कोई पेड़ पौधे हैं, वृक्षाकार प्रतिरूप में नदियां मिलती हैं। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, यहां पर आपको इस घाटी में दो प्रतिरूप देखने को मिलता है। कुछ नदियां यहां पर उत्तर से मिलती हैं, कुछ दक्षिण से। उत्तर की ओर से आने वाली जो नदियां हैं वो नदियां जालीदार प्रतिरूप बनाती हैं। जब भी नदियां लंबवत रूप से ऐसे किसी नदी से मिले लंबवत रूप से, तो उस प्रतिरूप को हम जालीदार प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। तो उत्तर से मिलने वाली नदियां जालीदार प्रतिरूप बनाती हैं, और दक्षिण की ओर से जो नदियां मिलती हैं ना, वो कुछ वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र घाटी में हमें दोनों अपवाह तंत्र का प्रतिरूप देखने को मिलता है, जालीदार और वृक्षाकार दोनों देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेंगे अब हम लोग एक और विशेष बात पर। यहां पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चूंकि बहुत ज्यादा अवसाद और मलबा लेके आती है, तो असम घाटी में आकर के ये नदी अवसाद और मलबा का जमाव करती है। इस जमाव से इसमें द्वीपों का निर्माण हो जाता है, बहुत सारे इसमें द्वीप बन जाते हैं, द्वीपों का निर्माण हो जाता है।
तो यहां पर जो द्वीप बनते हैं जो कि इस असम घाटी में है, इन द्वीपों में एक प्रमुख द्वीप है जिसका नाम मांजुली द्वीप के है। मांजुली द्वीप। तो मांजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, नदी के अंदर का द्वीप है। जब नदियां अपने मार्ग में द्वीप बना देती हैं और द्वीपों के अगल बगल से जब नदियां गुजरती हैं ना, तो नदी के इस स्वरूप को गुम्फित नदी कहा जाता है, ब्रेडेड रिवर कहते हैं या गुम्फित नदी कहते हैं। तो यहां पर असम घाटी में आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र कई सारी द्वीप बना देती है, नदी द्वीप। इसी वजह से ब्रह्मपुत्र घाटी में नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र घाटी जो है इसमें जो नदी द्वीप बनते हैं, इसकी वजह से कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी के रूप में प्रवाहित होती है। गुम्फित नदी, जब नदियां द्वीपों के अगल बगल से गुजरती हैं, अपने मार्ग में द्वीप बना देती है, तो उस स्वरूप को गुम्फित स्वरूप कहा जाता है, ब्रेडेड रिवर कहते हैं। तो गुम्फित नदी के रूप में ये बहते हुए आगे बढ़ती है। अब इस तरह से हमने एक दो चीजें और, जैसे मान लीजिए इसके किनारे शहर कौन कौन से हैं। तो इसके किनारे डिब्रूगढ़, इसके किनारे गुवाहाटी, दो प्रमुख नगर इसके किनारे बसे हैं, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। तो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दो प्रमुख नगर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दो मुख्य नगर जो है इसके किनारे बसे हुए हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा नोट करता हूं, नोट करके अब आपको आगे की बातें बताऊंगा। पहले इसके बारे में नोट कर देता हूं कुछ। सबसे पहले इसके स्रोत की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से, इसका सोर्स या स्रोत क्या है। तो इसका सोर्स या स्रोत जो है ये है चेमायुंग डोंग ग्लेशियर। चेमायुंग डोंग ग्लेशियर, चेमायुंग डोंग ग्लेशियर तिब्बत में है, मानसरोवर के पास है, कैलाश पर्वत के पास है चेमायुंग डोंग ग्लेशियर। ठीक है ना, चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से। तो इस तरह से हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया, कहां से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसको डिफरेंट नेम इसके दिए गए हैं। ये प्रश्न पूछता है कि कहां पर इसको नाम से, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्र को जो भिन्न नाम दिया गया है उन नामों का जिक्र कर लिया जाए। जैसे इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो कहां बोलते हैं, तिब्बत में बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या सियांग के नाम से, दो नाम चलता है, दिहांग और सियांग। तो दिहांग या सियांग नाम इसका होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, दिहांग या सियांग अरुणाचल प्रदेश में। और इसी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है असम घाटी में। ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ जाता है असम घाटी में। और इसी नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं कहां पर, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है बदल के जमुना, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एक मैसेज देखा कि वेस्ट बंगाल में गंगा कौन से जगह पे दो भाग में बढ़ती है, वो बढ़ती है फरक्का के पास, फरक्का जो बांध है, तो फरक्का डैम के बाद, फरक्का बांध के बाद, फरक्का के बाद जस्ट दो भाग में बंट जाती है। एक पद्मा बांग्लादेश में चली जाएगी और हुगली जो है वो गंगा पश्चिम बंगाल में रह जाएगी। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कहां कहां किस नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि हमने बताया कि दिहांग या सियांग अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी मुख्य सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी सहायक नदियां, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए। सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को हम हर बार की तरह दो भाग में बांटेंगे। बाईं ओर, तो बाईं ओर की जो सहायक नदियां हैं लेफ्ट साइड,
ध्यान दीजिएगा, दिबांग लोहित बूढ़ी दिहिंग दिखोऊ धनसिरी कौपिली। दिबांग लोहित बूढ़ी दिहिंग दिखोऊ धनसिरी कौपिली, ये बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। बाईं ओर की जो सहायिकाएं हैं इसमें है दिबांग लोहित, दिबांग लोहित, बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, इसके बाद है दिखोऊ, इसके बाद है धनसिरी, और एक है कोपिली। कहीं कहीं कपिली भी लिखा मिलेगा, कोपिली लिखते हैं, पढ़ देते हैं कभी कभी कपिली। ये बाईं ओर की नदियां हो गई, ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां। तो सहायक नदियों की बात हो रही है, सहायक नदियां कौन कौन सी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें पहले हमने बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को जाना। अब हम राइट साइड या दाहिनी ओर से नदियां कौन कौन सी मिल रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। दाईं ओर की सहायक नदियां, दाईं ओर की जो नदियां हैं इसको हम गौर करेंगे थोड़ा सा। पहले मैप पर देखिए, दाईं ओर से मिलने वाली नदी है सुबनसिरी, भराली, मानस, संकोश, तिस्ता। सुबनसिरी, भराली, मानस, संकोश, तिस्ता, ये दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है। ठीक है, तो अब इस तरह से नोट करिए, इसके बारे में लिख लेते हैं। सुबनसिरी, भराली, मानस, संकोश, और इसके बाद है तिस्ता। ठीक है, तो ये सब दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। इस नदी के मार्ग में असम घाटी में, जैसा कि मैंने बताया कि असम घाटी जो है, ब्रह्मपुत्र की जो असम घाटी है, ये एक रैंप वैली का उदाहरण है। और इसमें उत्तर की ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है ना, तो उत्तर की ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं वो सारी नदियां उत्तर की ओर जालीदार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, और दक्षिण की ओर से जो मिलने वाली है वो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है। नोट करेंगे इस चीज को यहां पर, बाईं ओर, दाहिनी ओर। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, या अलग से ही लिखा जाए, इसके साथ ना जोड़ के अलग से ही लिखते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। और जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, ये जो नदियां हैं ये जालीदार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अपवाह प्रतिरूप के बारे में एनसीईआरटी में भी जिक्र किया गया है, तो इसलिए ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। तो यहां पर गौर करिएगा कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर का मतलब यहां पर क्या हुआ, दक्षिण की ओर से मिलने वाली, दक्षिण की ओर, और दाईं ओर का मतलब हो गया उत्तर की ओर। ठीक है ना,
इसका भी ध्यान रखना कि जो बाईं ओर का मतलब क्या हुआ, दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर। दाईं ओर, तो दाईं ओर मतलब उत्तर दिशा से आने वाली। और जो बाईं ओर लिखा है तो ये दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा से जो है वो दाईं ओर, ठीक है ना, दक्षिण दिशा से दाईं ओर। तो बाईं और दाईं ओर की नदियां, मैंने बताया बाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली। चलिए, तो यहां तक की बात हो गई। सर चिकन नेक क्या है? चिकन नेक क्या है? ये जो वाला जो एरिया है ना, इसी को चिकन नेक बोलते हैं। इधर बांग्लादेश है, इधर मेनलैंड, तो ये वाला जो पतला सा एरिया है भारत का, उसको चिकन नेक बोला जाता है। वैसे नहीं समझ में आएगा, आपको दूसरे मैप पे दिखा देता हूँ। देखिए इस मैप पर देख लीजिए, देखिए चिकन नेक पूछा गया है, बता देते हैं। अब देखिए इस तरह से ये इधर बांग्लादेश है और इधर ऐसे भारत है, ठीक है ना, ये भारत का है। तो ये वाला जो पतला सा एरिया, इसको चिकन नेक बोलते हैं। ऐसा चाइना वगैरह वाले कहते हैं कि ये वाला एरिया हम काट देंगे, यहां पर भारत का प्रवेश बंद कर देंगे अगर, तो ये जो छोटा सा भाग है ये भारत से अलग हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, भारत ने अपना लोहा मनवा दिया है अभी हाल में, तो इतना आसान नहीं। चलिए हम बात करते हैं आगे। चलिए, अब हमने प्रतिरूप को बता दिया। एक चीज और यहां पे नोट कर देता हूं, वो आप पता नहीं कभी लिखवाया था कि नहीं, यहां पे लिख देते हैं कि गंगा नदी घाटी में वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है, या वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनता है, कुछ भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि गंगा घाटी में कौन सा अपवाह प्रतिरूप है, तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है, ठीक है ना। लगता है जैसे पेड़ के डालियों के समान नदियां मिलती हैं। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और बातें कर ले। ब्रह्मपुत्र, असम घाटी, जो कि ब्रह्मपुत्र का ही है, असम घाटी एक रैंप घाटी का उदाहरण है। रैंप घाटी का उदाहरण, रैंप घाटी का उदाहरण, रैंप वैली का एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए इस तरह से रैंप वैली का उदाहरण है, असम वैली जो है ये रैंप वैली का उदाहरण है। मान लिया जाए कि आसपास की जो भूमि है ये ऊपर इस तरह उठ गई, अगल बगल की भूमि ऊपर उठ गई, और बीच का जो क्षेत्र था वो एज इट इज बना रह गया, ठीक है ना। कहने का मतलब कि ये जो क्षेत्र है ये ऊपर चला गया और बीच का जो भाग था ये बचा रह गया।
लही तरह का बन रहा है, चलो। कलाकारी कर देते हैं इसी पे। ये भाग उठ के अगल बगल चला गया ऊपर, ठीक है ना, ये भूमि ऊपर उठ गई। अब बीच का जो भाग था, तो डिफरेंट कलाकारी हो गई इसमें। एज इट इज बना रह गया, इस तरह से एज इट इज बना रह गया। समझ लेना आप लोग, ये जो भूमि थी ये ऊपर उठ गई, इस तरह से ऊपर चली गई, ये भूमि ऐसे ऊपर उठ गई, तो बीच का जो भाग है ये यथावत बना रह गया। यथावत मतलब वैसे ही बना रह गया। तो ये जो घाटी होगी इसको हम रैंप घाटी बोलते हैं। रैंप वैली या रैंप घाटी के नाम से जानेंगे। रैंप घाटी होगी, यथावत बना रह गया। तसम घाटी एक रैंप घाटी का उदाहरण है, पूछा जा सकता है। इसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित नदी के स्वरूप में, गुम्फित नदी के रूप में प्रवाहित होती है। गुम्फित नदी के रूप में प्रवाहित होती है, कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक नदी बह रही है, इस तरह से नदी बह रही है, और बीच बीच में कुछ द्वीप वगैरह बन गए हैं, ठीक है ना, ऐसे आइलैंड्स वगैरह बीच बीच में बन गए हैं। जैसे मान लिया जाए कि इस तरह से एक द्वीप बन गया बीच में, इस तरह से एक द्वीप बन गया, तो बीच बीच में आइलैंड का या द्वीपों का निर्माण हो गया है। इस तरह इसको गुम्फित नदी कहेंगे, ठीक है ना, ये गुम्फित नदी है। अब इसमें नदी का जो प्रवाह होगा वो आप देख सकते हैं, इस तरह से नदियों का प्रवाह ऐसे होता है, इस तरह से। तो ये गुम्फित नदी हो जाएगी, ये नदी का गुम्फित स्वरूप है। ये गुम्फित नदी हो, और ये जो बीच बीच में जो भाग है ये नदीय द्वीप है, इसको रिवर आइलैंड कहेंगे, ये नदीय द्वीप है। नदीय द्वीप, रिवर आइलैंड बोलेंगे, नदीय द्वीप है ये, ठीक है। तो यहां पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित नदी के रूप में बहती है, अतः इसमें नदीय द्वीपों का निर्माण हुआ है। इसमें जो नदीय द्वीप है, अब ये जो नदीय द्वीप है इसका, इसमें है मांजुली द्वीप, और जो मांजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप असम में है। इस तरह से ये असम में गुम्फित नदी के रूप में बहती है, और जिसकी वजह से यहां पर गुम्फित नदी के रूप में बहती है, जिसकी वजह से यहां पर ध्यान दीजिए द्वीपों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो इस तरह हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया। यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका लेंथ भी हम लोग लिख लेते हैं, लंबाई भी लिख लेते हैं। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर, ये भी लिख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने पूरा समझ लिया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। तो हमारा यहां पर
यहां तक जो हमने पढ़ा है, इसमें हमारी हिमालयी नदियां कंप्लीट हो जाती हैं। हिमालयी नदियां जो है ये कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है ना। हिमालयी नदियां हमने कंप्लीट किया। थोड़ा सा इसमें हम लोग एक लाइन और ऐड कर देते हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेश में यह पद्मा के साथ मिल जाती है। बांग्लादेश में यह नदी जो है पद्मा नदी के साथ मिल जाती है। बांग्लादेश में पद्मा के साथ मिल जाती है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश में ये नदी जो है ये पद्मा के साथ मिल जाती है। तो चलिए, हमने यहां तक आपको समझा दिया। अब हम लोग इतने में पूरा जो यहां तक हम पढ़े हैं, अब हमारा हिमालय नदी तंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। हिमालयन रिवर सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। हिमालय नदी तंत्र हमने पढ़ लिया पूरा। हिमालय नदी तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आज अब इतने पे ही क्लास को रोक देंगे। अब नेक्स्ट जो होगा, अगला सेशन जो होगा, इसमें अब हम लोग दक्षिण भारत की नदियों की बात करेंगे, ठीक है ना। दक्षिण भारत की नदियों की बात करेंगे। एक मैसेज बार बार आ रहा है, चिकन नेक क्या है। मैंने बता दिया था चिकन नेक क्या है। आप मैसेज करके लग रहा है हट गए थे क्या। चिकन नेक हमने बता दिया था क्या है। भारत का ये वाला जो भाग है पतला सा, इधर तो बांग्लादेश है, और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये चिकन नेक कहलाता है। पतला सा, इसी को चिकन नेक बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं। कल के सेशन में हम लोग अब दक्षिण भारत की नदियों की बात करेंगे, साउथ इंडिया की नदियों की बात करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नदियों का रिवीजन करते रहिए आप लोग। कल हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो नदियों को कंप्लीट करने के बाद के जो टॉपिक होंगे वो थोड़े छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। अब थोड़े छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। नदियों के टॉपिक में टाइम लगता है थोड़ा, 2-3 टॉपिक ऐसे इंडियन ज्योग्राफी में इसमें समय ज्यादा लगता है। बाकी टॉपिक थोड़े छोटे हो जाते हैं, उसमें समय कुछ कम लगता है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। ओवर किया जाए। गंगा नदी इंडिया में ही बहती। देखिए, गंगा नदी जो है वो इंडिया में तो है, लेकिन गंगा नदी बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है, लेकिन नाम वहां पे बदल के उसका पद्मा हो जाता है। गंगा नदी मुख्य रूप से इंडिया में है, लेकिन नाम उसका बदल के पद्मा हो जाता है, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। ओवर करता हूं मैं।